फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर लिस्ट 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल की जो पहली खबर हमारी वो बिम्स्टेक समिट से रिलेटेड है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी थाईलैंड गए हुए हैं। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी काउंटर पार्ट थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेंत्रेन सिंटारा, उनसे मुलाकात की। यहां पर थाईलैंड और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने की बात हुई है। यहां पर यह भी हुआ कि थाईलैंड के साथ इंडिया के पुराने टाइज बताए गए हैं और जिस तरह से हमारा एपिक है रामायणा, यहां पर थाईलैंड के अंदर भी रामायणा का एक इंपॉर्टेंट रोल बताया। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम साइबर सिक्योरिटी और इसके साथ साथ जो डिफेंस है इसके अंदर में मिलकर काम करेंगे। और एशियन कंट्रीज का, जिसका थाईलैंड एक मेंबर है, हम चाहते हैं एशियन के साथ एक पैक्ट साइन हो, इंडिया एशियन का, और जिसके साथ हम हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर और जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकें। 6 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और थाईलैंड के बीच। वहीं जो बिम्स्टेक की जो मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग थी, वहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने हमारे नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बताया और जिस तरह से एक गलत इंप्रेशन जो भेजा है, यहां पर बांग्लादेश को ये देखना पड़ेगा कि वो हमेशा चेरी ऑन द टॉप नहीं उठा सकता है, यहां पर उसको इन्वॉल्वमेंट पूरी करनी पड़ेगी। और जिस बिम्स्टेक की हम बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो है, यहां पर हमारे नॉर्थ ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट भागीदारी है, क्योंकि उसी की वजह से जो नेशंस हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और यहां तक कि जो नेपाल है, उन सबसे जो कनेक्टिविटी है हमारी वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही हो रही है। यहां पर जो मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से रिस्पांस दिया था चाइना के अंदर जाके, वो गलत है। यहां पर जब उनसे पूछा गया कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में किसी तरह की कोई बायलैटरल टॉक होगी, यहां पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है हमारे एस जयशंकर जी। वहीं एस जयशंकर जी से पूछा गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए हैं उसमें आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इस समय बदल रहा है और हमें अपना अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगे हैं, कोई रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है, तो इसीलिए हमें अपनी सिक्योरिटी और अपना ट्रेड को ध्यान में रखना चाहिए। आज बिम्स्टेक की समिट आगे होगी, जहां पर जो बाकी नेशंस हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, थाईलैंड है, इन सब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन सबसे भी मुलाकात आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी होगी। और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे आउटडोर इवेंट के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के अंदर, जहां राज्यसभा के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो लोकसभा से पास हो गया था, कल मैंने आपको बताया था, कल वो राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया और यहां पर भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो पास हो गया। यहां पर किरण रिजिजू ने ये कहा कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये नेसेसिटी है इस समय की, और हमें जो गवर्नमेंट को स्क्रूटनी करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है, क्योंकि वक्फ की जमीन और उससे रिलेटेड जितने भी जो मामले हैं यहां पर एक पारदर्शिता लेके आनी चाहिए और वक्फ के अंदर हमें इंक्लूजन चाहिए कि हर एक मुस्लिम वर्ग यहां पर उससे अपना फायदा निकाल सके। यहां पर ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि जो वक्फ के अंदर जिस तरह से संशोधन कर रही है वो गलत है। और यहां पर जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर में एक दरार देखी गई, जहां पर जो बीजेडी और जो वाईएसआरसीपी है, जो ओपोजिशन की पार्टीज हैं, उन्होंने जो अपनी जो विप थी उसको चेंज कर लिया था और यहां पर कहा कि जो एमपीज हैं वो अपनी हिसाब से मत कर सकते। यहां पर लगभग 120 वोट इसके पासिंग के लिए पड़े और लगभग 98 वोट जो हैं वो अपोजिशन पर पड़े और राज्यसभा से जो वक्फ बिल है ये पास हो गया।
यहां पर एनडीए के अंदर भी टूट देखी गई है, जहां पर जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके जो मुस्लिम एमपी थे अंसारी, उन्होंने कल रिजाइन कर दिया और उन्होंने जेडीयू से भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है और अब प्रेसिडेंट असेंट के बाद जो वक्फ बिल है वो एक कानून बन जाएगा। वक्फ बिल क्या है और इसके अंदर में इससे पहले क्या क्या बदलाव वो रखे हैं वो हमने आपके लिए बना रखा है। आज हम आपके लिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नया आया है और क्या क्या नए नए बदलाव हैं वो सब के सब आज हम आपके लिए ले आएंगे आर्डो रेडुडेंट के ऊपर, क्योंकि आज मिनिस्ट्री जो है वो बुलेटिन के अंदर इस बिल को प्रस्तुत कर देगी, तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं, क्योंकि हम आर्डो रेडुडेंट के ऊपर आपके लिए जो चीजें लेके आते हैं वो ऑथेंटिकेट ही लेके आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो लोकसभा से, और लोकसभा के अंदर कल वक्फ बिल पास होने के बाद उसके बाद जो मणिपुर है वहां पर प्रेसिडेंट टूर लगा हुआ है, और जब कहीं प्रेसिडेंट टूर लग जाता है उसकी अगले 3 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से उसको पास करवाना पड़ता। वक्फ बिल पास होने के बाद देर रात 12:30 बजे जो लोकसभा है वहां पर मणिपुर के प्रेसिडेंट रूल के ऊपर चर्चा हुई, जहां पर शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी अब तक एक बार भी मणिपुर नहीं गए और जो कुकी और मैथई ग्रुप के अंदर जो हिंसा हो रही है जो 2023 से चल रही है उसको काउंटर मेजर करने में सक्षम नहीं रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर मणिपुर जिस तरह से चल रहा है उसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि कुकी और मैथई ग्रुप के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से हुआ था, यहाँ पर कहीं भी पॉलिसी लैब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, और जब से प्रेसिडेंट टूर लगा है तब से जो घटनाएं हैं मणिपुर के अंदर वो रुक गई हैं, और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रतिबद्ध है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको रिजॉल्व किया जाए। इसी के साथ लोकसभा से जो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जो बिल है वो पास हो गया है। वहीं कल लोकसभा के अंदर 2 बिल जो राज्यसभा से पास हो चुके थे, जिसके अंदर में जो पहला बिल था वो प्रोटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा कोस्टल शिपिंग जो बिल था, वो दोनों के दोनों लोकसभा से पास हो गए। अब ये दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद अब कानून बन जाएंगे, जिस तरह से हमारा वक्फ बिल कानून बन चुका है। अगर आप हमें बताएंगे तो ये जो दोनों बिल हैं इनसे रिलेटेड भी एक शॉर्ट वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे। जो पहला एयरक्राफ्ट बिल है वहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मिटिगेशन करने के लिए और जो पुराने बिल्स थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चले आ रहे थे उन सबको स्क्रैप करके एक नया बिल लाया गया है एयरक्राफ्ट के अंदर। सेम हमारा शिपिंग रिलेटेड भी है, जहां पर गुड्स एंड कैरियर्स के जो ब्रिटिशर्स टाइम के जो लॉज थे उन सबको हमने बदलकर एक नया सिस्टम बनाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी जुडिशरी से आई है, जहां पर कल हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जिनकी संख्या 34 है, एक सीजीआई और जो 33 सुप्रीम कोर्ट के जज है, अब वो सब के सब अपनी जो एसेट्स हैं उन सबको बताएंगे। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि अभी यशवंत वर्मा जी का जो केस था जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और उनके तुगलकाबाद जो घर था वहां पर कैश मिला था जिसके अंदर में आग लग गई थी। इसीलिए जुडिशरी के अंदर फेथ लाने के लिए जो जस्टिस जेएस वर्मा जिन्होंने मई 1997 के अंदर ये कहा था कि हमें जुडिशरी के अंदर एक पारदर्शिता लानी चाहिए और जजेस को अपने जो एसेट्स हैं वो सबके सब पब्लिश कर देने चाहिए। उस टाइम पर यह हुआ था कि जो सीजीआई है उनके पास उनके सारे के सारे एसेट्स आएंगे लेकिन वो पब्लिकली डिस्प्ले नहीं होंगे। यहां पर हमारे सीजीआई संजीव खन्ना जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जुडिशरी के अंदर फेथ आ जाए और इसी से रिलेटेड अब इनको पब्लिश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। और कल ये डिसीजन लेने के बाद जो संजीव खन्ना जी है उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल भी दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वेस्ट बंगाल से आई है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो
वेस्ट बंगाल स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिन्होंने टीचर्स और उनसे रिलेटेड नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसके तहत लगभग 24,000 जो वैकेंसीज 2016 के अंदर एग्जाम होने के बाद लगे थे, और यहां पर पिछली साल कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि ये जो पूरी भर्ती थी ये सब की सब स्क्रैप कर देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अलग अलग तरह की अनियमितता पाई गई थी। इन्हीं के जो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे पार्थ चैटर्जी, उनके घर के अंदर हमें बहुत सारा कैश भी मिला था, और उस कैश को लिंक करते हुए अब कोलकाता हाईकोर्ट ने तो इसके ऊपर में बैन कर दिया था, और ये कहा था कि जितने भी लोग वहां पर लगे हुए हैं उन सबको हटा देना चाहिए और नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होनी चाहिए। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स को सही मानते हुए अब ये कह दिया है कि 24,000 जो भर्तियां थी उन सबको स्क्रैप कर देना चाहिए। यहां पर वेस्ट बंगाल सरकार का मानना था कि जिन जिन लोगों के खिलाफ अनियमितता पाई गई है सिर्फ उनको हटा दीजिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस वेस्ट बंगाल सरकार ने फॉलो किया है वो गलत है, और इसको आगे कभी भी फॉलो नहीं करना है, और यहां पर जो लोगों को जब छाटा जाएगा वो एक ऐसी प्रोसेस के अंदर जो गिल्टी और नॉन गिल्टी है उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पूरी भर्ती को कैंसिल करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी जुडिशरी से आई है, जहां पर कल हमारी जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक फैसला लेते हुए जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहां पर जो क्रैकर्स है उनकी सेल और उनकी प्रोडक्शन को टोटली बैन कर दिया। यहां पर जस्टिस एएस ओला और हमारे उज्जवल निगम जो हैं उनकी बेंच ने ये डिसीजन लिया है, और ये कहा है कि जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उनकी भी सेल और प्रोडक्शन दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए। ग्रीन क्रैकर भी तभी चलेंगे जब ये देखा जाएगा कि उनका जो पोल्यूशन लेवल है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्शन भी हो सकता है और सेल हो सकती है। इसी के साथ अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिल्ली के अंदर अब क्रैकर्स टोटली बैन हो जाएंगे, ना ही किसी फंक्शंस के अंदर और ना ही दिवाली के मौके पर अब क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सके। जो नेक्स्ट खबर है वो पंजाब से आई है, जहां पर पंजाब के पटियाला के अंदर एक सर्विंग कर्नल जो थे पुष्पेंद्र बाथ, उनके साथ मारपीट हुई थी, और मारपीट जो हुई थी वो 13 और 14 मार्च के दिन जब होली थी तब हुई थी। अब उसके खिलाफ जो मारपीट हुई थी वहां पर पुलिस के अधिकारी पाए गए थे, और जिसके अंदर में 4 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे। अब ये जो मामला है ये कोर्ट तक पहुंचा, और अब कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये मामला है ये पंजाब पुलिस की बजाय अब चंडीगढ़ पुलिस इस बात के अंदर एक एसआईटी बनाएगी, और वो ये देखेगी कि यहां पर किसी भी तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। जो कर्नल बात है वो आर्मी में सर्विंग एक कर्नल है, और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने से जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो गलत हो जाएगी। ये थी हमारी नेशनल न्यूज। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। जो इंटरनेशनल न्यूज है पहली वो नेशनल इंटरनेशनल क्या पूरी ग्लोबल न्यूज बनी हुई है, जहां पर कल डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के तौर पर बनाया है 2 अप्रैल। कल डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि अब जो यूएसए है वो लिबरेट हो गया है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, उसको अपनी इंडिपेंडेंस मिली। यहां पर उन्होंने वर्ल्ड के अंदर टैरिफ्स का एक जाल बिछा दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि अब पूरी यूएसए की मार्केट के अंदर जो जो लोग यहाँ पर पार्टीज हैं उन सब के ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 10% से लेकर 54% तक अलग अलग लेवल में जो टैरिफ्स हैं वो अनाउंसमेंट की। यहां पर जो चाइना है उसके ऊपर 34% टैरिफ लगाए हैं। यहां पर जो इसमें आप देख पा रहे होंगे चाइना के ऊपर 67% टैरिफ लगाता है चाइना यूएस गुड्स के ऊपर। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, और उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ
हाफ टैरिफ लगा रहे हैं, इसीलिए उसके ऊपर 34% का टैरिफ लग गया है। और एडिशनली अभी भी जो चाइना है उसके ऊपर 20% टैरिफ लगा रखा है ऑलरेडी यूएसए ने। तो 54% के साथ जो चाइना है वो यहां पर टॉप करता है। सबसे ज्यादा जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन जो यूएसए के एलाई है उनके ऊपर 20%, वियतनाम के ऊपर 46%, ताइवान जो कंट्री भी नहीं मानता है जिसे यूएसए, उसके ऊपर 32%, जापान के ऊपर 25% और इंडिया के ऊपर 27% के टैरिफ लगाए। इसी के साथ अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जहां पर यूएसए और यूएसए के अलावा सारे के सारे आइलैंड और देश, उन सब के ऊपर टैरिफ अनाउंस कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो 2-3 आइलैंड हैं जहां पर कोई भी ह्यूमंस प्रेजेंट भी नहीं है, वहां पर भी टैरिफ लगा दिया है 10% का डोनाल्ड ट्रंप। अब जो ये टैरिफ लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जहां हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाए हैं और जो ये 67% और 34% तक कैसे पहुंचे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि जो 27% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लग रहे हैं, इससे इंडिया को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात ये आती है कि 27% का जो टैरिफ लगेगा, इसके अंदर में हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसे छोड़ दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो 5 क्रिटिकल हैं, जिसके अंदर में फार्मा आएगा, एनर्जी आएगा, कॉपर आएगा, और इन सबको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी इनके ऊपर में किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। यहां पर जो इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो अभी इससे अछूता रहेगा। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सेक्टर और जो डायमंड इंडस्ट्री है, यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो 27% का टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आसपास के जितने भी जो एशियाई देश है उन सब के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। जहां पर चाइना के ऊपर 54% है, वियतनाम के अंदर 46% है, जो साउथ कोरिया, जापान है, उनके ऊपर भी 27% टैरिफ लगा है। तो इसीलिए अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाता है तो ये जो टैरिफ वॉर है यहां पर इंडिया जीत सकता है। वहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ये देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 19वीं सेंचुरी की जो शुरुआत थी उसके अंदर में दोबारा से ग्लोबल इकोनॉमी को लेके जा रही है, जहां पर जो टैरिफ लगाने की वजह से जो ग्लोबल सौहार्द बना हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, उसके अंदर में अब क्रैकडाउन हो सकता है और जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाकर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसे तबाह कर सकते। अब देखना यह है कि बहुत सारे देश ये कह रहे हैं कि वो WTO जाएंगे और WTO के अंदर ये यूएसए की कंप्लेंट करेंगे, उससे रिलेटेड भी जो भी डेवलपमेंट होगी आज हम आपके लिए लेके आएंगे आर्डो रेडुडेंट के ऊपर, जहां हम जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उससे रिलेटेड सब कुछ आपको आज हम बताएंगे आर्डो रेडुडेंट के ऊपर। अब चलते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी टैरिफ वॉर से रिलेटेड है, जहां पर इंटरनेशनली जो ईयू की जो प्रेसिडेंट हैं वेनिसा वंडरलैंड, उन्होंने बताया कि हम यूएसए के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में थे, हमारा मित्र देश है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 20% के टैरिफ ईयू के ऊपर अनाउंस किए हैं, उन्होंने कहा कि हम मिड अप्रैल के बाद से अपने रिटेलिएटरी जो स्टेप्स हैं वो भी लेंगे। और अभी उन्होंने कहा कि हम 15 दिन तक देखेंगे कि यूएसए और हमारे बीच में बातचीत हो जाए और जो टैरिफ लग रहा है इसको खत्म किया जा सके। वहीं जो चाइना है उन्होंने कहा कि यूएसए बुली कर रहा है हमें और हम इस बुली को डटकर सामना करेंगे और इसका पूरा जवाब देंगे। यहां पर चाइना की तरफ से यह भी कहा गया है कि यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से यूएसए की इकोनॉमी भी चरमरा सकती है, लेकिन यहां पर चाइना डटा हुआ है। और इस पूरे टैरिफ वॉर की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जिसका इंडिकेटर जो ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं, हर जगह बहुत भारी गिरावट देखी गई है और यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, जहां पर गोल्डमैन सैक्स
जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी है उन्होंने ये कहा है कि यूएसए के अंदर जो रिसेशन के चांसेस हैं वो पहले जहां 20% के थे अब 35% के हो गए। तो यहां पर जो टैरिफ वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है उसको आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक वीडियो के अंदर, जहां हम आपको सब चीजें सब पहलू हम आपको समझाएंगे। और चलते हैं लास्ट जहां पर हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर जो पहली खबर है वो यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो उनसे है। मार्को रूबियो ने ये कहा है कि नेटो और यूएसए के जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन है। यहां पर उन्होंने कहा कि नेटो की जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो बरकरार है। यहां पर उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन को ये चाहिए कि वो जो अपनी उनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ाए, और जितनी ज्यादा वो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे उससे जो नेटो अलायंस है वो ज्यादा मजबूत हो। वही जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हंगरी से आई है, जहां पर हंगरी ने ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है उससे वो बाहर निकल रहे हैं। यहां पर हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओब्रैन, उन्होंने ये कहा कि वो आईसीसी से बाहर जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इनविटेशन भेजा है पीएम नेतन्याहू को, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जिनके खिलाफ आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है क्योंकि उन्होंने गाजा के अंदर जो इजराइल हमास जंग हो रही है उसके अंदर में उन्हें कन्विक्ट घोषित किया है और उनके अरेस्ट वारंट का जारी कर रखा है। इसीलिए अब हंगरी ने आईसीसी को ही छोड़ने की पहल की। वहीं जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इजराइल से ही आई है, जहां पर इजराइल ने कल नया एयर स्ट्राइक किया जहां पर 50 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल ने जो गाजा है वहां पर नॉर्थ और साउथ गाजा को बांटने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि एक नया कॉरिडोर बना रहा है, और अगर इसी तरह से जो गाजा के अंदर अपना आधिपत्य इजराइल ज्यादा बढ़ाता रहेगा तो उसकी वजह से अब देखना यह होगा कि क्या फिलिस्तीनी लोगों को अपने गाजा जो उनकी जमीन थी उससे भी खदेड़ दिया जाएगा, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, ये देखने की बात। जो लास्ट खबर है हमारी वो है हमारी म्यांमार से। म्यांमार के जो मिलिट्री उनटा के जो शासक है जनरल मिंग युन लैंग, कल उन्होंने एक रेयर विजिट की जहां पर वो बिम्स्टेक को अटेंड करने के लिए थाईलैंड गए। म्यांमार के जो जनरल हैं जब से उन्होंने मिलिट्री जुंटा किया है और मिलिट्री सरकार बनी है तब से वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, लेकिन इस समय पर जहां म्यांमार के अंदर इतना भीषण भूकंप आया है उसके बाद थाईलैंड जाना ये दिखाता है कि बिम्स्टेक कितनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है और म्यांमार यहां से बहुत ज्यादा कोऑपरेशन और जो पड़ोसी देश हैं उन सबसे सहायता चाहता है। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to our